बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 14 से होंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेट्स डिस्कस these very important MCQs. Inshallah they will be helpful for your preparation for MD-CAT and E-CAT. फर्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs वो है a particle of mass m and charge q enters a magnetic field B perpendicularly with a velocity v. रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट। हम जानते हैं कि जब एक पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हो, इट बिगिंस टू मूव इन सर्कुलर पाथ, तो वो एक सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देता है। अब इस सर्कल का डेफिनेटली कोई ना कोई रेडियस होगा। हमें ये रेडियस कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं जब ये पार्टिकल जो होगा ये घूम रहा होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होगी और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स FB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं FC में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? QVB। जबकि जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो MV स्क्वायर होगा, MV स्क्वायर ओवर R। तो V से ये V का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये R आप इधर ले जाओ, QB को आप इधर ले, तो हमारे पास क्या बनेगा? इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा MV ओवर QB। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन जिसमें R की वैल्यू जो है MV ओवर QB, तो पहले में नहीं, MV नहीं, ऊपर MV नहीं है, इसमें ऊपर MV नहीं है, इसमें है यस MV ओवर QB BQ। दिस इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन है having a charge E moves with velocity v in x direction, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो रही है इसके ऊपर और वो y डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, ये राइट साइड पे x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर यूं एक्ट कर रही है, अपवर्ड y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो हम जानते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। लेकिन क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो अपोजिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपवर्ड है, वाई डायरेक्शन में ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किधर एक्ट करेगी? वो नीचे तरफ एक्ट करेगी ऐसे। तो इधर नीचे की तरफ क्या है? नेगेटिव वाई, ऊपर पॉजिटिव वाई है, नीचे नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दी वाई, ये ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ठीक हो गया, बी ऑप्शन हमारे पास राइट चॉइस है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दी वाई एक्सिस। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, देखो हर चार्ज जो है ना उसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है। अब जब वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिइंग होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नो, मैग्नेटिक फील्ड ओनली नो, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल। A charged particle moves through a magnetic field in direction perpendicular to it. जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो व्हाट हैपेंस, इट बिगिंस टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जब सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज नहीं, क्योंकि वो तो हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। हर मोमेंट पे आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से चेंज आ रही होगी। अच्छा, ये तो सही नहीं है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स यस, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। हाँ, जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्पीड कहलाती है, और सर्कल के अंदर जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। यस, फिर ये ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। चार्ज पार्टिकल की मास बताई हुई है m है और चार्ज बताया हुआ q है। ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं, यहाँ भी बात हुई है, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है। R इज इक्वल टू एम वी जिसको मोमेंटम भी कहते हैं ओवर क्यू बी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये जो क्यू बी उधर ले जाऊँ और क्यू लिखूँ क्यू बी ओवर एम कर दूँ, मतलब क्यू बी में उधर ले जाऊँ और एम में इधर ले जाऊँ और आर को इधर वी बाई आर कर दूँ, वी बाई आर कर दूँ, तो वी बाई आर होगा ओमेगा। वी बाई आर होता है ये चीज़ ओमेगा होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम आ जाएगा, क्यू बी बाई एम। अब जो ओमेगा होता है वो हम सब जानते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा तो 2 पाई एफ, तो इसीलिए 2 पाई एफ 2 पाई ओवर टी का 2 पाई ओवर टी टाइम पीरियड निकालना, 2 पाई ओवर टी ओमेगा आता है इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम। टी निकालना था हमें, उल्टा लें, बल्कि ऐसे करें, हाँ टी इधर ले जाएं, एम उधर ले जाएं, ये जो 2 पाई एम ओवर क्यू बी, 2 पाई एम ओवर क्यू बी के जगह 2 पाई एम, ये सी वाला 2 पाई एम ओवर क्यू बी, तो ये सी वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा, 2 पाई एम ओवर क्यू बी। ये टाइम पीरियड है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछी गई तो क्यू बी ओवर 2 पाई एम, ये उल्टा देंगे इसको। नेक्स्ट है an alpha particle, a deuteron and a proton are moving with same momentum, same in uniform magnetic field. The ratio of the radii will be, तो क्योंकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है, एम वी ओवर क्यू बी होता है। अब जो एम वी है ना, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम तो उसने कहा सेम मोमेंटम है, ठीक है। तो जो अब क्यू और जो बी है वो यूनिफॉर्म है, तो क्यू जो है वो वेरी कर रहा है, तो हम रेशो निकालना चाहते हैं किसकी, इसकी पहले है हमारे पास अल्फा पार्टिकल आर अल्फा रेशो, दूसरा है आर ड्यूट्रियम, और तीसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। अब आप इनकी वैल्यू पुट करें, एम वी और ये क्यू जो है वो चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, 2e, और
बी वैसे का वैसा आ जाएगा। रेशो एम वी मोमेंटम सेम ओवर चार्ज जो ड्यूट्रिन का होता है एक प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये सिंपल ई आ जाएगा, ई बी ड्यूट्रिन। और आगे प्रोटॉन है, उसमें चार्ज भी यही होता है, तो मोमेंटम तो पहले ही कांस्टेंट था, एम बी ओवर ई बी। अब देखिए एम बी सब में सेम कैंसिल हो जाएगा, ई सब में सेम है, यह देखो 1/2 रेशो 1 ये 2 जो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 रेशो इधर A2 रेशो 2, तो ये आ जाएगी रेडियाई की रेशो 1:2:2। तो ये कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। दिस इज राइट आंसर। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट है a very long straight wire carries current I at the instant when charge positive Q at point P has velocity V as shown. The force on the charge particle is, अब ये गौर कर लें, ये देखिए ये पॉइंट P पे एक चार्ज है पॉजिटिव Q, ये मूव कर राइट साइड पे, ये करंट है। अब जब करंट अपवर्ड जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी, राइट हैंड रूट के मुताबिक। अगर आप थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में कर दें तो इस तरफ से हमारी तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, डॉट लगा दूंगा, इधर से हमसे अवे होगी, मैं क्रॉस लगा दूंगा। अवे मीन इन साइड पे अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जबकि वेलोसिटी जो है वो राइट साइड पे, वेलोसिटी है राइट साइड पे, तो v क्रॉस b इज इक्वल एफ होता है। तो v को जब हम रोटेट कराएंगे b की तरफ, v को रोटेट करवाएंगे b की तरफ राइट हैंड रूल के मुताबिक, तो f किधर होगा, v क्रॉस b इज इक्वल एफ अपवर्ड होगा। इसके अंदर अपवर्ड फोर्स लगेगी, ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ y, y की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। v क्रॉस b इज इक्वल एफ होता है ना, एफ इज इक्वल q इंटू v क्रॉस b, ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। पार्टिकल भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्यू था, तो फोर्स होगी वो v क्रॉस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो, तो फोर्स किधर होगी, अपवर्ड। सो फोर्स होगी y अलोंग y, अलोंग OY, अलोंग OY अपोजिट टू OY, अलोंग OX अपोजिट टू x नहीं, तो अलोंग OY, ये अलोंग OY, इस तरफ फोर्स एक्ट करेगी। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हमारा होगा, अलोंग जो OY फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगी, राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स विल बी अलोंग दी OY डायरेक्शन, एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगेगी। नेक्स्ट है जी P Q एंड R आर P Q एंड R are the long straight wires carrying current as shown, ठीक है जी। The force on Q is directed, अब Q पे फोर्स किधर होगी, अब ये वाली जो P है और जो R है, अब देखिए ये जो P है इसका करंट अपवर्ड है, इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ डाउनवर्ड, इधर में क्रॉस लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। जबकि इधर करंट है इस तरफ डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी डाउनवर्ड होगी, इसका मतलब इधर भी डाउनवर्ड होगी। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है, करंट है वो अपवर्ड जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी, तो v क्रॉस b करो, अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करें तो फिंगर्स हम अपवर्ड और उनको रोटेट करवाएंगे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तरफ है, ये स्क्रीन के अंदर तरफ होगी, तो v क्रॉस b रोटेट करवाएंगे, v क्रॉस b, ठीक है ना।
इसके ये जो पी वाली वायर है ना, ये वाली पी वाली वायर, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है, मैंने क्रॉस बता दिया। इधर करंट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो राइट एंगल के मुताबिक अगर थंब डाउनवर्ड आएगा, थंब डाउनवर्ड होगा तो इस तरफ से जो फिंगर लेफ्ट की तरफ से फिंगर होंगी ये इनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होंगी। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इनवर्ड होंगी। तो करंट जो है अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड है। तो V क्रॉस B या L क्रॉस B करो, L क्रॉस B, ठीक है। फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू करंट I इंटू L क्रॉस B वाला यूज़ करो ना, वायर के ऊपर I इंटू L क्रॉस B। तो जो L है डायरेक्शन ऑफ करंट है, L जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, L क्रॉस B। तो B इनसाइड पे है और जो L है वो अपवर्ड है। तो जो राइट हैंड, जब आप राइट हैंड यूज़ करोगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी L क्रॉस B हो जाएगी इस तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, फोर्स हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, टू दी लेफ्ट। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ए वाला जो ऑप्शन है ये वाला राइट आंसर है, ये वाला टू दी लेफ्ट। बात समझ आ गई ना? तो ये एक फोर्स इस तरफ ऐड करें। नेक्स्ट है जी, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क NIAB कॉज अल्फा होता है। टॉर्क इज इक्वल NIAB कॉज अल्फा होता है, NIAB ये टॉर्क का फार्मूला है। तो उसमें पास शेप ऑफ द लूप, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा था लूप जो है वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी किस्म की लूप हो, एरिया पे डिपेंड करता है। बस एरिया पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, करंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और करंट की वैल्यू भी है, एरिया भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो नहीं है तो हमारे पास शेप नहीं है, इसका मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप पे जो टॉर्क होता है कॉइल की शेप पे डिपेंड नहीं करता। सो हमारे पास जो ए ऑप्शन होगी ये हमारा राइट चॉइस होगी। नेक्स्ट एक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर B where net magnetic field is 0 due to the following current distribution। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। दो आप देख सकते हैं, ये A और B ये दो वायर्स हैं, दोनों में डॉट के निशान नज़र आ रहे हैं आपको। इसका करंट हमारी तरफ आ रहा है, ये जो डॉट के निशान है ये करंट की डायरेक्शन है, करंट हमारी तरफ है। इसमें भी डॉट है आउटवर्ड, इसमें भी डॉट है, डॉट मीन हमारी तरफ टूवर्ड्स अस। अब इनके सेंटर में यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। अब उसने हमें ये बात कही है कि बताओ वो कौन सा पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसमें करंट 5 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है। अगर करंट सेम होता तो फिर तो मिडल में होता। अब करंट सेम नहीं है, करंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बीच में होगी लेकिन कहीं पे भी हो सकती है। दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 6 कूलम। तो आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम बी से मालूम करना। तो सपोज बी से कोई वो पॉइंट, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे पॉइंट है, ये मैं सपोज कर लिया, यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई, और ये जो डिस्टेंस है इतना, इसे हम कह लेते हैं x। अगर ये वाला x होगा, अगर ये x है तो जो बाकी डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? टोटल 6 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 6 माइनस एक्स। टोटल 6 है ना, तो ये 6 माइनस एक्स होगा। अच्छा, अब आपने दोनों मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे इक्वल और अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो आपने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेनी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी है। क्या? एम्पियर टोटल लॉ यूज़ करके। हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर होता है।
म्यू नॉट आई ओवर, सॉरी म्यू नॉट आई एन आई ने म्यू नॉट आई और स्टेट वाई के लिए म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्कुलर ला था, ये एम्पियर ला था, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, 2 पाई आर जी। तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब गौर करें कि क्या कहा जा रहा है, ए से निकालें, इसको हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए कनेक्टर कितनी हो इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट की कितनी वैल्यू है ए में 5i डिवाइड बाई 2 पाई और आर के डिस्टेंस कितना 2 पाई इंटू 6 माइनस एक्स, ठीक है, जो आर है वो 6 माइनस एक्स है। समझ आ गई बात की, ए है बी के लिए, इसी तरह यानी ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड फॉर बी लेते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट का म्यू नॉट वैसा का वैसा आएगा, म्यू नॉट करंट कितना है 2i, करंट है 2i डिवाइड बाई 2 पाई और जो r है वो x है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कब होंगी, जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है बी ए और बी बी ये इक्वल है। इस पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर सपोज मैं कर लेता हूँ कि बी ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट 5i बाई 2 पाई इंटू 6 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i ओवर 2 पाई एक्स। अब देखो क्या हुआ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, आई से आई कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 ओवर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये उधर लें 5x, ऐसे क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस एक्स आ जाएगा 12 माइनस 2x, तो इस 2x को उधर ले जाएं, ये आ जाएगा 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और x कितना आ गया, x आ गया 12/7 सेंटीमीटर, तो 12/7 सेंटीमीटर ये हमारे पर सी ऑप्शन मौजूद है, इट इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, magnetic field is downward perpendicular to the plane of the paper, ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये पेपर अगर हॉरिजॉन्टल पड़ा हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नीचे की तरफ है, तो और
फ्यू चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आर प्रोजेक्टेड ऑन इट विच द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये दो पार्टिकल हम देख रहे हैं, ए एक बी। तो अगर ये सपोज इनका सेंटर है, एक सेंटर, इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस जो है वो ये है, बी का रेडियस ज़्यादा है और ए का रेडियस कम है, और दोनों ए और बी जो है अगर देखें डिफ्लेक्शन जो है वो एक ही सेंस में हो रही है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, दोनों इस तरफ यूँ मोड़ रहे हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये दोनों फिर एक जैसे पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों फिर सिमिलर पार्टिकल्स हैं। तो ये दोनों अगर आप राइट हैंड रूल के मुताबिक निकालेंगे कि ये जो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर जो V क्रॉस B वाला फार्मूला देखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, मीन दोनों प्रोटॉन्स हैं, दोनों प्रोटॉन हैं। लेकिन एक का रेडियस ज़्यादा है, एक दूसरे का रेडियस कम है। ये क्यों? हम क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी होता है, एम वी ओवर क्यू बी, ये वाला फार्मूला। अब इसमें देखो कि जो दोनों प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैस सेम है, ये सारी ये चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो जो आर पे किस पे डिपेंड करते हैं? वेलोसिटी पे। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि बी का रेडियस जो है वो ज़्यादा है, बी का रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बोथ ए रिप्रेजेंट प्रोटॉन एंड बी इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसका दोनों सिमिलर पार्टिकल। बोथ ए एंड बी रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स बट वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी, नो, क्योंकि ए का जो रेडियस है वो कम है। बोथ ए एंड बी रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स बट वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन, यस ये वाला ठीक है, बी की वेलोसिटी जो है वो ए की वेलोसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन due to 4 infinite length wires if each wire produces magnetic field at the origin। ठीक है, अब गौर करें कि हमें ये दिया हुआ ओरिजिन, ये वाला सेंट्रल पॉइंट, ये है ओरिजिन, ठीक है। ओ ये 4 वायर्स हैं, 1 2 3 और 4, तीनों में सेम करंट जा रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। डॉट मीन हमारी तरफ आ रहा है, ये डॉट भी हमारी तरफ आ रहा है, ये क्रॉस का मतलब हमसे अवे जा रहा है। अब आप लगाएं राइट हैंड रूल। जब इस पे आप राइट हैंड रूल लगाएंगे ना 1 पे, तो जो डॉट का वाला करंट हमारी तरफ है, थंब हमारी तरफ आ जाए। आप जैसे बैठे हो ना, आप इस तरह देखिएगा, थंब हमारी तरफ है, तो जो फिंगर्स होंगी उनको आप जब कर्ल करेंगे, इसके जब कर्ल ऐसे करेंगे, यूँ मोड़ेंगे इसके लिए, तो जब ओरिजिन पे आएंगे ना, ओरिजिन पे फिंगर्स आएंगी ऐसे, यहाँ पे जब इस तरफ फिंगर्स आएंगी तो फिर ये डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो 1 की वजह से हो गया, हम B1 कहेंगे, ये इस तरफ होगी। समझ आ गई बात की कि थंब जो है अगर आप ऐसे अपनी तरफ लेके आए ना, अपने अपने चेहरे की तरफ थंब रखें, तो जो फिंगर्स हैं वो यूँ कर्ल करेंगे, इसके गिर्द यूँ मुड़ेंगी ऐसे, तो जो मुड़ते 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 सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही हैं। तो हम ओरिजिन पे देख रहे हैं कि ओरिजिन पे किधर, जब ओरिजिन पे पहुंचेंगे ना तो यहाँ पे इस तरफ यूँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको B1 कहते हैं, ठीक है, 1 की। अब 2 पे आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन पे, ये ओरिजिन बना देता हूँ मैं, कि जो एक जो ऊपर वाला है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के इस तरफ है, जो हमारे पास कंडक्टर 1 है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 में कह लें तो वो इस तरफ है। अच्छा जी, अब दूसरा आ जाए इस पे भी 2 पे क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट इनवर्ड है। तो अगर आप जो अपना जो राइट थंब है ना, ये अब अपने मोबाइल की तरफ या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ कर लें, अपने से अवे कर लें, तो देखेंगे इधर से फिंगर जो हैं वो यूँ ऐसे नीचे तरफ होंगी ऐसे, और इधर से ऐसे यूँ जाती अपवर्ड होंगी, और जो जब इस पे पहुँचेंगे ना तो इस पर ऐसे अपवर्ड होगी, यूँ इस पर
अपवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसको B2 कहेंगे, इसे B2 कहेंगे। B2 जो होगी वो अपवर्ड होगी, ये B2 जो होगी ओरिजिन पे ऊपर आकर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। ठीक है, फिंगर ऐसे ही मोड़ रही है ना, ऐसे तो हम यहाँ पे देखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर तरफ। अच्छा जी, अब आ जाए तीसरे की तरफ, इसकी तरफ आ जाए। अब यहाँ पे जो करंट है वो इनवर्ड है अगेन, तो ये फिंगर्स होंगी वो इस तरफ यूँ कर्ल कर लेंगे, ऐसे कर्ल करते करते यूँ कर्ल करेंगे ऐसे, जब ओरिजिन पे पहुँचेगी तो फिंगर इस तरफ होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ होगी, B1 की तरफ, ये होगी B3। ठीक है, B3 इस तरफ होगी। अच्छा, अब चौथे पे आ जाए, ये डॉट है ना हमारी तरफ, तो फिंगर्स होंगी ये कुछ ऐसे, ठीक है, यूँ ऐसे, और जब ओरिजिन पे आ जाएंगी फिंगर्स ऐसे ओरिजिन पे, तो यहाँ पे क्या होगा अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, B4 जो होगा वो भी अपवर्ड होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो राइट साइड पे हैं और दो जो हैं वो अपवर्ड होंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो ओरिजिन है ये सब सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो जब सेम डिस्टेंस पे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या होगा, सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 B2 B3 ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो ओरिजिन से डिस्टेंस हर एक कनेक्टर का सेम है। B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड में जो है वो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो दो की सेम है और दो की सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट क्या होगी, क्योंकि आपस में ये परपेंडिकुलर है, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर हों जिस तरह कंपोनेंट हो तो उनके रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो उनका हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, ये दोनों ऐड हो रही हैं, B1 प्लस B2 लिखेंगे, B1 प्लस B2 B1 प्लस B2 सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, B1 प्लस B2 इसका स्क्वायर, या आप सिंपल क्योंकि सेम जो है तो B प्लस B2 भी कर लेते हैं का स्क्वायर, प्लस जो ऊपर वाली है B2 और B4, ये सॉरी ये B3 है, B1 प्लस B3, आगे ये B2 और B4, B2 प्लस B4 इनकी डायरेक्शन सेम है, तो B4 इनका स्क्वायर, और ऊपर ले लेंगे कि अंडर रूट, ये आ जाएगी मैग्नीट्यूड आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये B आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि B और B बराबर हैं, इसका मतलब B1 भी B के इक्वल है, B2 भी B के इक्वल है, B3 भी B के इक्वल है, B4 भी B के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू B प्लस B 2B का स्क्वायर, 2B का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 2B का स्क्वायर, B प्लस B 2B का स्क्वायर, खोलें स्क्वायर क्या बना, 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, क्या बन गया, 2B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 4B स्क्वायर, 4B स्क्वायर ये 4B यहाँ देगा 8B स्क्वायर, 8B स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट भी, 8 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट, 8 जो होता है ना 2 इंटू 2 अंडर रूट, क्योंकि इसका आप स्क्वायर लोगे ना 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये 8 बनता है, इंटू B का स्क्वायर जो है उसके अंडर रूट B आ जाएगी, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू B, तो कौन सा आंसर रखेंगे, तो सी वाला जो हमारे पास 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू B, ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि a wire fixed length is turned to form a coil of 1 turn। ठीक है, हमारे पास एक वायर है, उसको हमने इस तरह कर दिया कि वो हमारे पास यूं, सपोज ये वायर है, इसको हमने इस तरह कर दिया कि ये हमारे पास एक लूप बन गई है, एक टर्न बन गई है, इस तरह बन गई है। ठीक है, इट इज़, अच्छा फिर क्या किया, इसके ये सेंटर हो गया,
इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, ये रेडियस है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इट इज़ अगेन टर्न्ड, फिर इसको टर्न दिया गया टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ 3 टर्न्स। इसकी 3 इसको बन गई इसकी, इसको इस तरह टर्न किया गया, इसके फिर हमारे पास 3 इसके अंदर टर्न्स आ गए, इसके 3 टर्न्स आ गए। इस तरह हमने इसको बल दिए कि 3 टर्न बन गए हमारे पास। अच्छा, अब जब 3 टर्न देंगे तो डेफिनेटली पहले एक टर्न थी, अब 3 टर्न आ गई, तो रेडियस जो होगा पहले से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, r/3। पहले से जो रेडियस ये था ना रेडियस, अब रेडियस जो हमारे पास r/3 हो जाएगा। टर्न जब 3 हो जाएंगी तो रेडियस भी 3 हो r/3 पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस कर देंगे हम उसको। अच्छा जी, इन बोथ केसेस सेम मोड ऑफ करंट इज पास्ड। रेशो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की एट द सेंटर। अब क्योंकि ये हम जानते हैं, इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2πr होता है। म्यू नॉट NI सर्कल के लिए, म्यू नॉट NI जो, क्योंकि म्यू नॉट NI होता है ना, स्मॉल ni, म्यू नॉट स्मॉल ni होता है ना असल में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सोलिनॉइड के लिए। लेकिन जब स्मॉल n की हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो होती है कैपिटल N/L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस सकते हैं इसको म्यू नॉट कैपिटल N/L इंटू आई। अब जो L है ना, ये लेंथ है, जब सर्कल होगा तो 2πr हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 2πr 2πr। ठीक, जब पहली हमारे पास थी B1, जब हमने एक टर्न दी है तो B1 इज इक्वल टू टर्न हमारे पास आ गई 1, तो म्यू नॉट ऐसा का ऐसा, ये N1 आ जाएगी क्योंकि एक टर्न थी, यहाँ पे एक टर्न है, तो I/2πr लिख देंगे, ये हमारे पास B1 आ जाएगी। तो 2πr, जब हम B2 निकालेंगे तो B2 क्या हो जाएगी, B2 जो होगी वो इक्वल होगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अब 3 हो गई हैं, 3I/2π, जो रेडियस है कंप्रेस हो गई क्योंकि कॉइल उसको 3 बाल दे दिया है ना, तो r/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू 9 म्यू नॉट I/2π ओवर 2πr, 2πr। ठीक हो गया ना, ये जो 3 है ये ऊपर चला गया। अच्छा, अब इनकी रेशो ले लो, B1 रेशो B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। जी, आप इसको इस तरह लिखें, B1 रेशो B2, ए ऐसे लिखें, B1 बटे की बजाय ए ऐसे रेशो B2 लिखें, ऐसे इजी हो जाएगा हमारे लिए। B2 इज इक्वल म्यू नॉट I ओवर 2πr रेशो म्यू नॉट 9 म्यू नॉट ओवर 2πr। साथ यहाँ पे I भी है, देखो I से I कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/9, इसका मतलब B1 ओवर B2 इज इक्वल टू 1/9, 1/9 या 1/9, तो क्या होगा,
in the ratio of intensity of magnetic field produced at the center of the coil will be पहले केस में क्या होगी, हाँ अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये ना इसको आप उधर ले जाओ, लिख सकते हो B2 इज इक्वल टू 9B1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहली मैग्नेटिक फील्ड से 9 गुना यानी कि ज़्यादा होगी। तो देखो कौन सा फिर ऑप्शन बनता है, तो और करें पहला ऑप्शन जो है वो हमारा ये 9 टाइम ऑफ दी फर्स्ट केस में जो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी उससे 9 गुना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। यस इट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है a positively charged particle enters in a magnetic field with velocities perpendicular to the magnetic field. Which of the following figure shows correct motion of charged particle? अब देखें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये डॉट के निशान का मतलब हमारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, V इधर है, ठीक है, V और B जब हमारी तरफ होगी, डॉट का मतलब हमारी तरफ है, तो फिर तो इसको चार्ज पार्टिकल को इधर बैंड नहीं होना चाहिए था, इसको इधर बैंड होना चाहिए था, इसका मतलब ये वाला नहीं ठीक। अब इसमें देखें ये, इसमें अब इस वाली बात देखें, V इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस का मतलब क्या है, हमारी तरफ नहीं है, इनसाइड है। तो अगर आप V क्रॉस B राइट हैंड रूल के मुताबिक करेंगे, V क्रॉस B, V को B की तरफ घुमाएंगे तो इसको तो अपवर्ड जाना चाहिए था, ऐसे इस तरफ मोड़ना चाहिए था, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। इस पे आ जाए, इस पे V ये है और B इनवर्ड है, तो क्या बना, V को B की तरफ घुमाएं, V क्रॉस B तो इसको इस तरफ मोड़ना चाहिए था, या V ये है जा रही है और B इनसाइड है, V को B की तरफ घुमाएं, V क्रॉस B तो इसको इस तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है, C वाला करेक्ट हो गया, C वाला इज द राइट आंसर। Next है the ratio of magnetic force Fm and electric force Fe acting on moving charge R। तो रेशियो पूछी गई है कौन कौन सी मैग्नेटिक फोर्स की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है QVB, Fm इज इक्वल टू QVB। जब इलेक्ट्रिक फोर्स होती है Fe इज इक्वल टू QE होता है, Q इंटू E होता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम जानते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, E ओवर B इज इक्वल टू C लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू CB, E इज इक्वल टू यहाँ पे CB, तो E की वैल्यू CB पुट कर सकते हो, तो ये E की वैल्यू यहाँ पे आप CB पुट कर दो, हमारे पास क्या बनेगा QCB, तो रेशियो ले लो, रेशियो मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ रेशियो लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स Fm डिवाइडेड बाय Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QVB। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पैदा हो सकता है कि बाद बच्चे कहते हैं जी E ओवर B तो V होता है, बिल्कुल V वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन के अंदर C आ रहा है तो C जो स्पीड है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको हम ये E ओवर B को C भी कह सकते हैं। तो ओवर आ जाएगा Fe क्या है QCB, देखो Q से Q काट गया, V से V काट गया, B से B काट गया, हमारे पास बचा V ओवर C। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, B इज द राइट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट,
a uniform magnetic field B and uniform electric field E act in common region. अच्छा, electron is entering this region of space. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं कॉमन जगह पे, एक ही जगह पे. इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एंटर होता है. द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इट टू एस्केप अनडिविएटेड इज. अनडिविएटेड वो पास कब करेगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होगी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी. ठीक है, और दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो वेलोसिटी ये है, इस तरफ मूव ये इस तरफ कर रहा है. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो वो अनडिविएट नहीं जा सकता. अकेली मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी नहीं हो सकता. दोनों फील्ड होनी चाहिए. यस, बी और सी और डी में दोनों फील्ड मौजूद है. अब देखें सी और यहाँ पे ये जो बी है ये इन साइड दी बोर्ड है, अंदर की तरफ है, एंगल बना 90 का. इसका मतलब ई और बी आपस में परपेंडिकुलर है. इसमें देखें ई और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ई और बी को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब देखें वी वेलोसिटी इस तरफ आ रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपवर्ड है. जब इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. इस पे डाउनवर्ड लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल के नीचे की तरफ लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स वी इधर इनसाइड है, तो वी इधर, वी क्रॉस बी करो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम वी क्रॉस बी करते हैं, वी को बी की तरफ घुमाते हैं राइट हैंड रूल के मुताबिक, वी इधर है और बी इनसाइड है, तो क्या करेंगे? वी क्रॉस बी, तो या हमने कहा था बी क्रॉस बी, इलेक्ट्रॉन के लिए बी क्रॉस ये भी कर सकते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आप उल्टाओगे ना, बी क्रॉस वी करोगे, तो फोर्स बनती है अपवर्ड, फोर्स लगती है फिर अपवर्ड. या आप वी क्रॉस बी से निकालोगे ना, तो डाउनवर्ड बनती है, ये बनती है पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल के लिए. अगर आप इसको उल्टाओगे तो इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड बन जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इस तरफ जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अपवर्ड. दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी, तो वो कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो अनडेविएटेड गुजर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड थी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, तो चार्ज पार्टिकल को अनडेविएटेड गुजर जाएगा. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सी हमारे पास जो है फिर ये करेक्ट आंसर होगा, यही वाला. इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है. नेक्स्ट है, जब अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन magnetic field. A charge particles enters in a magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field. A charge particle enters in a magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field. Which of the following graphs shows the correct variation of kinetic energy of the particle with the time? तो याद रखिएगा, जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, उस वक्त उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है. जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मैथ तो वैसे ही कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जब किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो किनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी टाइम के लिहाज से. जब तक वो मूव करता रहेगा किनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी. अब इसमें कहता बढ़ रही है, इसमें कहता कम हो रही है, इसमें ज़्यादा से कम हो रही है, इसमें कांस्टेंट रह रही है. हाँ, कांस्टेंट रह रही है. तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास ये फिर राइट चॉइस है कि किनेटिक एनर्जी टाइम के लिहाज से कांस्टेंट रहेगी. दिस इज राइट आंसर, डी. नेक्स्ट है, द वर्क डन इन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज. तो आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती है. मूविंग चार्ज जीरो है बिकॉज एफ एक्ट्स पैरेलल टू वी. एफ और वी पैरेलल होते नहीं, एफ और वी परपेंडिकुलर होते हैं. ये गलत है. पॉजिटिव होता है, नहीं, गलत है.
0 होता है बिकॉज एफ एक्स परपेंडिकुलर टू बी। हाँ, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वाला ठीक है। हाँ, वर्क 0 होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के, और जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है। दिस इज द राइट चॉइस, सी ऑप्शन राइट आंसर। लॉरेंस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगले में कहता है मैग्नेटिक फोर्स है। द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल है द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और नहीं, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, ए भी नहीं, बी भी नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो लॉरेंट फोर्स होती है वो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स पे मुश्तमिल होती है, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही होती है, उसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। द वेक्टर सम ऑफ electric force and magnetic force acting on a moving charge particle inside the magnetic field. C option is the right answer. A moving coil galvanometer has n turns and number of turns in a coil of effective area A. It carries current I. The magnetic field B is radial. The torque acting on the coil is tau is equal to NIAB होता है, NIAB, ये वाला बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, सिर्फ बी ही राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। क्योंकि टा का फार्मूला NIAB कॉज अल्फा होता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो एंगल 0 होगा, कॉज 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए बी डी ऑप्शन जो इसके अंदर है वो राइट चॉइस होगी। समझ आ गया ना, ये वाला जो आंसर है ये वाला राइट है। टा का फार्मूला ही होता है NIAB cos alpha. The current sensitivity of a galvanometer is defined as, हम पढ़ चुके हैं, if the deflection per unit current is equal to sensitivity S या रेसिप्रोकल galvanometer constant होता है 1/G, तो ये याद रखिएगा थीटा ओवर आई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो इसमें देखो कहाँ पे है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो पहले में द करंट फ्लोइंग थ्रू galvanometer व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड गलत है, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन गलत है, ये भी नहीं है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, ये थीटा डिफ्लेक्शन है, यस दिस इज राइट आंसर, सी जो है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ये बी नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, याद रखिएगा। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यूनिट वोल्टेज अप्लाइड नहीं, ये भी गलत है। द galvanometer cannot as such be used as ammeter to measure the value of current in a given circuit. The following reasons are, galvanometer जो है वो cannot be used as an ammeter, क्यों? galvanometer gives full scale deflection for very small current, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, small deflection देता है for large deflection for small current। galvanometer has a large resistance mode, बहुत कम होती है, और galvanometer can give inaccurate value, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा पे आंसर करेक्ट है? तो इट कैन गिव inaccurate values, हाँ inaccurate values, यस ये सकता है। करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 और 3 बनते हैं, 1 और 3, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो galvanometer जो है वो करेक्ट वैल्यू नहीं देता, क्योंकि स्मॉल वैल्यू की लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, इसलिए हम कहेंगे ये वाला भी जो बात ये सही है। galvanometer हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस, ये गलत है, क्योंकि लार्ज रेजिस्टेंस उसकी नहीं होती, उसकी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बाकी दोनों जो बातें हैं वो सही हैं, मतलब गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन और गिव एक्यूरेट वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन ठीक था? सी ऑप्शन 1 और 3 जो है
1 और 2 नहीं हो सकते ना, 2 वाली तो हो नहीं सकती, तो इसमें 2 और 3 है, ये भी गलत है। इसका बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो ए की बजाय सी, तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। A galvanometer, next है, a galvanometer having a resistance of having a galvanometer having a resistance of 8 ohm, ये 8 ohm है, तो RG है galvanometer resistance, वो हमारे पास है जी, हमारे पास है 8 ohm, ठीक, 8.0 या 8 ohm is shunted by a wire of resistance, जो shunt resistance है वो 2 ohm की, RS जो है वो 2 ohm है। If total current is 1 ampere, जो I है वो हमारे पास अगर 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो बताइए द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू दी शंट कितना होगा, करंट शंट में से कितना गुजर रहा होगा, इसका मतलब शंट में से करंट आई माइनस आई जी, ये मालूम करना सिंपली। तो हम क्योंकि जानते हैं आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। आप इसमें देखें कि जो ये जो आर एस है ये 2 है, जो आई जी ये पता नहीं कितना है, ये मालूम करना, मैं आई जी मालूम कर लेंगे, फिर आई माइनस आई जी बता देंगे कितना होगा। आई जी आर जी हमारे पास 8 है, 8 है ओवर 1 माइनस आई जी, ये आई 1 माइनस आई जी, तो जो आई जी जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई माइनस आई 1 माइनस आई जी, तो ये अगर 2 माइनस 2 आई जी, ये मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आई जी, 2 ये तो मेरे 2 माइनस 2 आई जी इज इक्वल टू 2 आई जी इज इक्वल टू ये वाला 8 आई जी, 8 आई जी, 8 आई जी। तो जो 2 आई जी है ये उधर चला गया, ये जो 2 आई जी ये वाला, ये अधिकार 10 आई जी, तो 2 इज इक्वल टू 10 आई जी। आई जी कितना आ गया, आई जी आ गया हमारे पास 2/10, आई जी आ गया 2/10 या 1/5 आ गया, आई जी आ गया हमारे पास 1/5। तो शंट में से कितना करंट गुजरना है, 1 माइनस 1/5, क्योंकि शंट करंट होता है आई माइनस आई जी, तो 1 माइनस 1/5 को कितना बना, तो ये आएगा एलसीएम 5 आ गया, 5 माइनस 1 5, एलसीएम आ गया, तो बचा 5 माइनस 1 4/5, 4/5। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे 0.8, 0.8, तो ये बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर, ठीक है, ये 0.8 एम्पेयर। नेक्स्ट है जी, अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 900 in order to send only 10% of the main current through this galvanometer, the resistance of the required shunt is, अब galvanometer की resistance जो है वो हमारे पास बताई हुई है 900 ओम है। तो हमें क्या करना है, galvanometer में से 10% करंट गुजरना चाहिए, जो 90% करंट है वो शंट में से गुजरना चाहिए। तो बताओ आर एस कितना होगा, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी, आई जी कितना 10, सपोज टोटल करंट है ना 100 एम्पियर है फर्ज की, तो 100 में से 10 गुजरना चाहिए गैल्वानोमीटर में से, 90 गुजरना चाहिए शंट में से, तो 10 इंटू आर जी कितना 900 ओवर टोटल करंट कितना ओवर आई माइनस आई जी, आई 100 और आई जी कितना 10, 90 बन जाना,
इज इक्वल टू 10 into 900 10 into 900 divided by 90 100 minus 10 90 तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी 9 1s are 9 9 100 आ गया तो 100 ओम इज द राइट आंसर। ये जी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया जी। ठीक है बी ऑप्शन ये वाला 100 ओम शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझें। इसमें बी था इसमें बी था। नेक्स्ट है जी गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस है gives full scale deflection of potentiometer potential difference 10 millivolt। ठीक है रेजिस्टेंस उसकी है 5। To convert the galvanometer into voltmeter giving full scale deflection for potential difference of 1 volt size of resistance must be attached to the voltmeter is। तो पहले आप निकालें गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस तो देखें वो 10 मिली वोल्ट्स के लिए सॉरी रेजिस्टेंस आप बताई हुई है हमें आर जी बताया हुआ है हमें कितना 5 ओम। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो वोल्टेज है वो 10 मिली वोल्ट है तो इसको आई जी कह लेते हैं। ये जी 10 मिली सॉरी वोल्टेज वी जी टोटल जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 10 मिली वोल्ट है। तो करंट कितना होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होगा तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर जी वी ओवर आई इज इक्वल वी ओवर आर जी। तो ये है हमारे पास 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम। तो 5 1s are 5 5 2s are 10 2 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। जो आई जी आएगा हमारे पास वो आएगा 2 मिली एम्पियर। ठीक है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन का पोटेंशियल पता है रेजिस्टेंस पता है तो हमने जो है वो मालूम करना था पहले करंट मालूम कर लिया अब हमें रेजिस्टेंस मालूम कर लेनी है बहुत इजी वोल्ट मीटर के लिए आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। वी ये टोटल वोल्टेज है जो वी ओवर आई जी माइनस आर जी। काम आसान हो गया। तो V कितना हमारे पास हमें बताया उसने कि ये 1 वोल्ट का हमें बनाना है 1 वोल्ट। तो ये 1 डिवाइड बाई 2 मिली जो है वो 10 पर -3 होते हैं ऊपर जाके ये +3 हो जाएंगे +3 या 1000 लिख लो। ठीक है अच्छा माइनस आर जी कितना आर जी है 5 ये 1000 तकसीम 2 करेंगे ना 2 1s are 2 5s are 10 500 ये 500 आए 500 में से 5 माइनस किया 495 तो हमारे पास जो आंसर आया वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 495। ठीक इसको हाईलाइट कर लेते हैं ये जी सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट है जी गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ ये अब करंट बताया हुआ है गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस बताई हुई है रेंज बताई हुई है सिंपल शंट रेजिस्टेंस निकालनी है वेरी इजी फिर फार्मूला यूज़ करें आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी आर जी
आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, सारी वैल्यूज़ पता है आपको, तो आप सिंपल यहाँ वैल्यूज़ पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू आई जी हमारे पास है जी, आई जी 10⁻⁵, यहाँ पर 10⁻⁵ इंटू आर जी है हमारे पास 100, 10⁻², 10⁻² कर दें, और आई हमारे पास जो करंट है वो 1 है, जो मेन करंट है, माइनस जो आई जी है वो 10⁻⁵ है। तो 10⁻⁵ का मतलब बहुत ही कम है। आमतौर पे एक में से अगर 1 लाख माइनस करेंगे 0.001 तो ये ऑलमोस्ट 1 ही आता है, तो आंसर आएगा हमारे पास। हाँ, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ ऑलमोस्ट, ये वाला आंसर आ जाएगा इन पैरेलल। देखो ना, ये जो चीज़ है ना, ये वाली बटे वाली, ये नेग्लिजिबल स्मॉल होगी, 1 में से बहुत कम फैक्टर माइनस, तो ऑलमोस्ट ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 10⁻⁵ था और ये 2 था, तो 10⁻³ बच गया ऑलमोस्ट, तो इसलिए 10⁻³ आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर, पैरेलल में लगा देंगे।